हेलो हाय राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कंट्रोलिंग चैप्टर का डी एंड करने वाले हैं, यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं? कंट्रोलिंग का प्रोसेस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट के लिए बचा के रखा था मैंने, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर का कोई है तो फिर वही है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। हालांकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट में भी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो वो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ही है। सबसे ज्यादा बार आने वाला सीबीएसई में क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ही है इस चैप्टर में से। तो आइए शुरू करते हैं आसान से टॉपिक को। एक कहानी के अंदर दोनों चीजें समझा दूंगा। मैं मुझे कहता हूँ कहानी से ही बिजनेस समझनी चाहिए, बिजनेस को लाइनों से नहीं कहानियों से समझना चाहिए। तो वापस एक कहानी सुना देता हूँ आपको। आज काम करता हूँ, एक नहीं दो कहानी सुनाता हूँ। एक आपकी कहानी, एक मेरी बिजनेस की फर्म की कहानी। ठीक है, दो कहानियां सुनाऊंगा आज। ठीक है, आज पहली कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास कहानी वन। क्या हमारे पास कहानी वन? कहानी वन सुनाता हूँ। कहानी वन है आपकी। आप एक स्टूडेंट हो, हंसते खेलते बच्चे हो आप। आपका नाम है चिंटू। आपका नाम क्या है? चिंटू नाम है आपका। ओके, आप वो चिंटू हंसते खेलते बच्चे हो, पढ़ाई में अच्छे हो। आपने क्या किया इस साल? आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन था, कौन सा? आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। क्यों अभी वही अप्रोच हो रहे हैं। सबसे पहले आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर आपने अपने आप को एक टारगेट दिया। अपने आप को क्या दिया? वर्ड पे ध्यान देना। एक टारगेट दिया। कितने का? सर मुझे इस बारी 70 प्लस चाहिए। आपके एक्चुअल में कितने नंबर आए थे? 45 मार्क्स आए थे आपके। आपने देखा कि यार मैंने इस साल मैंने सोचा था कि मुझे एमसीक्यूज करने थे, पीवाईक्यूज करने थे और सैंपल पेपर्स करने थे। जिनमें से मैंने एमसीक्यूज कर लिए थे, पीवाईक्यूज कर लिए थे, सैंपल पेपर नहीं किए थे। सैंपल पेपर नहीं किए थे। अब ये जो पूरी कहानी समझी, फिर आपने क्या किया? आपने सैंपल पेपर्स करे और आपने अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लिया। सीधी सादी कहानी थी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो थी नहीं कहानी के अंदर। तो ठीक है, आपने ये सारी चीजें करी। ये तो थी आपकी कहानी। अब कहानी सुनाता हूं आपको मैं मेरी कहानी का। लिए कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब कहानी सुनाता हूं मैं आपको मेरी कहानी टू। एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, एक बिजनेस फर्म है ये। अब ये बिजनेस फर्म किसकी है? राजू भाई की। राजू भाई की ये बिजनेस फर्म है। इसके अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन एम्प्लॉयज से, जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, उन एम्प्लॉयज से एक बात कही गई है। जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनसे क्या कहा गया है? उनसे हमने ये चीज कह दी कि बॉस आपको इस महीने आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। ये मैंने उन्हें क्या दिया? टारगेट दिया। मैंने क्या दिया उन्हें? टारगेट दिया। प्रोड्यूस करी उन्होंने 950, 950 यूनिट्स। 50 यूनिट्स की कमी आ गई। 50 यूनिट्स की क्या आ गई? यहाँ पे कमी आ गई। 50 यूनिट्स की, 50 यूनिट्स की कमी आ गई। अब जब 50 यूनिट्स की कमी आई, मैंने कारण पूछा कि भाई क्या हुआ? कहते कि सर जो मशीनरी थी ना, मशीनरी, एक पहला कारण था मशीनरी जो थी वो क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। मशीनरी खराब हो गई थी। दूसरे कारण में हमने पूछा तो कहता है कि सर मैं थोड़ा लेजी हो गया था। मैं क्या हो गया था? लेजी हो गया था, यानी कि इनइफेक्टिव हो गया था, काम टाइम से नहीं कर रहा था। मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को, मैंने इसकी तो क्या करवा दी? मैंने इसकी तो करवा दी रिपेयरिंग और इसे भेज दिया ट्रेनिंग के ऊपर। अब इन दोनों को मैंने जब कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? मेरे जो 1000 यूनिट्स का टारगेट था वो क्या होगा? अचीव हो गया। कहानी समझ लिया आप लोगों ने? ये दो कहानी थी। अभी कहानी से ही आपका ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ना वो यूं निपट जाएगा। एक कहानी से, सिर्फ एक कहानी से। अब वापस आ जाता है, अब कंट्रोलिंग का प्रोसेस कहां से चालू होता है? मैं कहूं डेफिनेशन से ही आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूरा याद हो जाएगा। डेफिनेशन में हमने क्या बोला था? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, यानी कि आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। सर पहला स्टेप है? नहीं, ये तीसरा स्टेप है। तो इससे पहले तो सर हम यहाँ से क्यों चालू करते हैं? कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। एक चीज बताओ, पहले क्या आप सीधा कंपेयर करोगे? पहले अपने एक्चुअल प्लान परफॉर्मेंस को प्लान करोगे कि भैया मैंने जो प्लान परफॉर्मेंस है कि मुझे क्या नंबर चाहिए, मुझे किस हिसाब से नंबर चाहिए, पहले उसे प्लान करोगे ना। सबसे पहला स्टेप ही क्या है? सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड। आपके एग्जांपल के अंदर आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अपना टारगेट क्या बनाया था?
70 प्लस मार्क्स। यहाँ पे क्या बनाया था 1000 यूनिट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंट्रोलिंग के अंदर, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्लान परफॉर्मेंस की। बहुत आपको अपने आप से परफॉर्मेंस कितनी चाहिए, आप क्या करते हो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करते हो कि यार मुझे अपने आप से इतनी परफॉर्मेंस चाहिए। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, टारगेट विद व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी कंपेयर्ड। एक चीज बताओ, जब इसमें 45 मार्क्स आए थे इसके, मैंने किसके साथ इसे कंपेयर किया था सर, 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स क्या थे आपकी, 70 मार्क्स थे आपके स्टैंडर्ड थे, आपकी प्लान परफॉर्मेंस थी। इस एग्जांपल पे आ जाओ, दूसरे एग्जांपल के ऊपर। कौन से एग्जांपल के ऊपर, इसके एग्जांपल के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे जो 950 यूनिट आपने बनाई थी, यहाँ पे जो आपने 950 यूनिट बनाई थी, मैंने किसके साथ कंपेयर किया था सर, 1000 यूनिट के साथ। और ये जो 1000 यूनिट थी वो क्या थी, आपके स्टैंडर्ड और आपकी प्लान परफॉर्मेंस ही तो थी। इसके अंदर टारगेट विद व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी कंपेयर्ड, टारगेट जिसके साथ आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर होगी, शुड बी न्यूमेरिक इन टर्म्स। शुड बी क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिक होनी चाहिए टर्म्स के अंदर। सर न्यूमेरिक क्यों होनी चाहिए। अब अगर ये बच्चा है, ये कहता है यार मुझे ना इस साल इसने अपने आप को टारगेट जो है ना, टारगेट दिया, लेकिन टारगेट 70 प्लस का नहीं दिया। पता है क्या टारगेट दिया, अच्छे नंबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। अब एक चीज बताओ, अच्छे नंबरों की वैरायटी अलग अलग है। अगर किसी टॉपर बच्चे से पूछो कि बहुत अच्छे नंबर का क्या मतलब होता है, तो वो कहता है कि बहुत 75 प्लस है वो मेरे लिए अच्छे हैं। कोई मीडिया कोर्स से पूछो, वो कहेगा कि सर 80 नंबर का पेपर है तो 65 से 75 तक आए मेरे लिए अच्छे नंबर हैं। अब अच्छे नंबर के तो स्टैंडर्ड सबके लिए अलग अलग है। अब इसके लिए इसने कहा मुझे अच्छे नंबर लेके आने, और कितने अच्छे नंबर, इसके हिसाब से क्या पता 45 अच्छे नंबर हो, हमें क्या पता इसके लिए। हमें क्या पता काफियों के लिए तो 33 भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं, काफियों के लिए तो पास होने ही बहुत अच्छे नंबर हो जाते हैं। तो देखा जाए, अगर जब तक ये डाटा स्पेसिफिक नहीं है, जब तक मैं आप अगर अपने आप को मुझे एमसीक्यूज करने हैं, आप अगर अपने आप पे छोड़ दो, मैं कहूँ दिन के अंदर आप 50 से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं करोगे, लेकिन जब आप अपने आप को दिन का टारगेट दे देते हो ना कि आज मुझे 100 एमसीक्यूज करने हैं, तो आप 100 ही एमसीक्यूज करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होती है, पिक्चर क्लियर होती है। इसलिए जो आपके गोल होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। स्पेसिफाई द टाइम लिमिट विद इन व्हिच द टारगेट इज टू बी अचीव। और ऐसा नहीं है कि बहुत आपको काम, जैसे इसने भी कह दिया मुझे टारगेट जो है, जैसे इस एग्जांपल के अंदर नहीं, इस एग्जांपल में मैं कहता हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉयज से कह दिया कि बहुत 1000 यूनिट्स बनाने। मैंने अपने एम्प्लॉयज से क्या कहा कि आपको क्या करना है, आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं, आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं। अब मैंने एक तो टाइम लिमिट बताई नहीं कितना टाइम के अंदर, मैं 1 महीने बाद क्या भाई बना ली, कहते कौन सी सर, अभी तो काम चालू करेंगे। आपने टाइम लिमिट थोड़ी ना दी थी, आपने टाइम लिमिट थोड़ी ना दी थी कि हमें ऐसे काम करना है। तो मैं क्या कहूँगा उनसे, अरे भाई टाइम लिमिट नहीं दी तो क्या हुआ, खुद ही मान लेते हैं सर आपने मुझे टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी। अगर आप हमें पहले कह देते कि आपको 1000 यूनिट्स पहले 1 महीने के अंदर बनाने, तो हम उसी महीने में इतना काम करते कि आपका जो टारगेट था हम उसे क्या कर लेते, अचीव कर लेते। आपका टारगेट हम क्या करते, अचीव कर लेते। अगर इस एग्जांपल के अंदर देखा जाए, मैं आपसे कहता हूं कि आपको दिन के 100 एमसीक्यूज करना है, आपको क्या करना है दिन के 100 एमसीक्यूज करना है, आपको दिन के 100 एमसीक्यूज करने हैं। तो अगर आपने आज का टारगेट अचीव नहीं किया, आपने क्या किया, आपने अपने आपको टाइम लिमिट नहीं दिया कि आपने कहा कि आज मुझे ना 100 एमसीक्यूज पूरे करने हैं, मुझे क्या करना है, वो आपने ऐसे कहा क्या था, आप मुझे सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, पूरे कर पाओगे एमसीक्यूज नहीं। जब टाइम लिमिट दे दिया आज के दिन में ही करना है, तो 100 एमसीक्यूज पूरे करोगे। तो इसके अंदर हम कहते हैं जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो न्यूमेरिक इन टर्म्स होने चाहिए, यानी कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको स्पेसिफिकली न्यूमेरिक टर्म्स के अंदर बताना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उनके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो सके। साथ ही साथ ये स्पेसिफिक करनी चाहिए आपको टाइम लिमिट, जिसके अंदर आपको जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। अब सर अब तो आ जाए सर कंपेयर करने को एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस। मैंने कहा रुको, प्लान परफॉर्मेंस तो देख लिया आपने, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी तो देखो। यानी कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड देखते हो। मैंने इसे सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड दिया था, टारगेट दिया था मैंने 70 प्लस, टारगेट दिया था 1000 यूनिट्स। अब क्या बात हुई, अब मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब सबसे पहले एक, हम दोनों को कंपेयर करने से पहले एक को तो निकाल दिया, अब दूसरे को भी तो निकालोगे। यानी कि आप क्या करोगे, मेजर करोगे परफॉर्मेंस को, यानी कि मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब जैसे इसके अंदर आपने अपनी परफॉर्मेंस को मेजर किया तो कितने नंबर बने आपके, 45 मार्क्स बने। इसके अंदर आपने परफॉर्मेंस को मेजर किया तो कितने बने, 950 यूनिट्स बने। यानी कि आपने अपने आप को टारगेट दे दिया। अब उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपने कितना काम किया ये भी तो देखो। आपने दिन के 100 एमसीक्यूज कहे थे, आपने 90 कहे, यानी कि आपने क्या किया, आपने कैलकुलेट ही तो किया। अच्छा ये वाले 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कर करके, अच्छा मैंने आज 90 एमसीक्यूज पूरे कर दिए, दिन का टारगेट है 100, 10 और कर लेता हूं ताकि दिन का टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर करी जाती है, बाय इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएट मतलब करना, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मोलताल करना, कि देखना, कि वो इवैल्यूएट करना कि द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज व्हाइल एम्प्लॉयज, ओके, व्हाइल मेजरिंग। और एक और चीज होती है, अब एक चीज बताओ, आपने अपने आप को कहा कि यार मुझे ना एक चैप्टर करना है इस एक हफ्ते के अंदर, मुझे एक चैप्टर करना है एक हफ्ते के अंदर अंदर। आपने न्यूमेरिक टर्म्स आपके आ गया कि एक चैप्टर करना है, स्पेसिफिक आपने वो भी कर लिया टाइम लिमिट। लेकिन काफी बार क्या होता है, हम अपने टारगेट को जल्दी अचीव करने के चक्कर में,
ध्यान से सुनना, हम अपने टारगेट को जल्दी अचीव करने के चक्कर के अंदर उनकी क्यूरिटी में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जैसे क्या होता है, आपने भी देखा होगा, पहले 1-2 पेज, अगर एक चैप्टर के अंदर 10 पेज है, पहले 5 पेजेस बहुत अच्छे से पढ़े, आखिरी 5 पेजों में आलस आ गया, या जल्दी निपटाओ यार, अब निपटाओ यार, बहुत हो गया यार, निपटाओ। यानी क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ, क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो गए। आपने कहीं ना कहीं क्वालिटी के अंदर क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। मेजरिंग परफॉर्मेंस के अंदर भी हम एक चीज कहते हैं, प्रोफाइल मेजरिंग बोथ क्वालिटेटिव ओके एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मस्ट बी मेजर्ड। यानी कि अगर आपने 1000 यूनिट्स का टारगेट दिया था ना बॉस, तो ये भी देख लो कि वो 1000 यूनिट्स का अगर टारगेट अचीव हो गया तो किस तरीके के बॉक्सेस बनाए, ढंग के बॉक्सेस बनाए, नहीं बनाए सीधा काम चलाओ बॉक्सेस बनाए। हम उन्हें काम के पैसे देते हैं ढंग के काम करने का, वो ढंग का काम ही ना करें फिर। बिकॉज समटाइम्स एम्प्लॉयज अचीव क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स बट लैक क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्योंकि काफी बार एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स को तो अचीव कर लेता है, 1000 यूनिट्स बोलो बना देंगे, लेकिन वहां पे उनमें क्वालिटी नहीं आती। तो सर अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेप्स तो कर लिए हैं, अब आ जाओ मतलब के ऊपर। अब पहले डेफिनेशन क्या होती थी मेरी, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब कंपेयर करना है प्लान परफॉर्मेंस, हमने देख लिया कि हमने इसके अंदर क्या किया, 70 प्लस मार्क्स आए 45 मार्क्स, यहाँ पे क्या हुआ प्लान परफॉर्मेंस 1000 रहे, तो प्लान परफॉर्मेंस सही है। कंपेयरिंग प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। 70 को 45 से कंपेयर किया हम लोगों ने, 1000 को 950 यूनिट से हमने क्या किया, कंपेयर किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद हम क्या कहते हैं, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन। अगर आपकी परफॉर्मेंस बराबर है, 70 मार्क्स में से 70 लेके आए हो कोई दिक्कत नहीं है, 70 प्लस लेके आए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70 से कम लेके आए तो आपने एक चीज कर दिया, उस चीज को हम क्या कहते हैं, डेविएशन। आपने क्या लेके आ गए, आप अपने अंदर आप लेके आ गए हो बॉस, डेविएशन लेके आ चुके हो। आप क्या लेके आ चुके हो, डेविएशन लेके आ चुके हो। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे कितने नंबर की डेविएशन आई सर, 25 नंबर की डेविएशन आ गई। यहाँ पे कितने की डेविएशन आई सर, यहाँ पे 50 यूनिट्स की डेविएशन आ गई। यहाँ पे क्या हुआ सर, 50 यूनिट्स की क्या आ गई, यहाँ पे सर डेविएशन आ गई है 50 यूनिट्स की। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल मैंने छोटा कर दिया, एक सेकंड रुकना गई, हाँ चलो कोई बात नहीं, नया हो रहा हूँ बोर्ड पे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे होता ही नहीं यार ये तो, चलो कोई बात नहीं। चलो 50 यूनिट्स की बात हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे डेविएशन आ गई 50 यूनिट्स की, यानी कि आपने क्या किया, कंपेयर करी परफॉर्मेंस, तभी तो आपको डेविएशन पता चली। तो कंपेयरिंग का मेन मोटिव ही क्या होता है, डेविएशन पता करना। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप अपनी परफॉर्मेंस को किसके अगेंस्ट कंपेयर करते हो, स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट। यानी कि हम क्या कहते हैं, कंपेयर प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट, यानी कि आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो प्लान और एक्चुअल आउटपुट को। इफ इट मैच then it means that work is done according to the plan। अगर 70 मार्क्स लेके आ गए बहुत बढ़िया, अगर 70 प्लस लेके आ गए और बढ़िया, लेकिन अगर कम आ गए, if any deviation then find out the reason of deviation and take corrective measures and bring it on track। यानी कि गलती हो गया, अगर कम आ गए तो आप क्या करोगे, सुधार करके आप उसे वापस ट्रैक पे लेके आ जाओगे। तो अभी तक क्या हमने डेफिनेशन के अंदर हमारे 3 स्टेप्स हो चुके हैं, अब अगले ही 3 स्टेप्स और करने हैं, उसके बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक की कहानी से आप लोगों को पहले 3 स्टेप्स तो क्लियर हो चुके होंगे। अब नई कहानी से अगला एक स्टेप बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही यही है बॉस। अगर एग्जामिनेशन के अंदर इस जो टॉपिक है, नहीं है जो टॉपिक है, इसकी खासियत पता है क्या, ये 3 नंबर में भी आ सकता है। 3 नंबर में आएगा तो कल यही पॉइंट पूछा जाएगा, एनालाइजिंग डेविएशन। काफी बार यही पॉइंट 4 नंबर में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे करेक्टिव मेजर, इसका जो अगला पॉइंट है वो पूछ लिया जाता है, और 6 नंबर के अंदर पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाता है। हर एक फील्ड के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो वापस एक नई कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को इसी टॉपिक को करने के लिए, ठीक है। 2 केसेस लेके चलेंगे इस केस के अंदर भी, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम इस केस के अंदर भी। सबसे पहले देखते हैं, अब बारी आ जाती है। अब देखो डेविएशन तो होगी, अब हम मानते हैं कि अब एक जो रास्ता था ना, दो रास्ते को लेते हैं। आपने परफॉर्मेंस बेटर करी, हो गया कोई बात नहीं, उसके पहले हम फिक्र नहीं करेंगे। आपने परफॉर्मेंस ऑन द टाइम करी, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। आपने परफॉर्मेंस में कमी दिखाई, हम किसके बारे में देखेंगे, जहां पे आपने परफॉर्मेंस में कमी दिखा दी है वहां पे ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे 4th स्टेप के ऊपर, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन। की बॉस हम क्या कहते हैं, डेविएशन को एनालाइज करो कि बॉस ये देखो कि भाई गलती हुई है तो हुई क्यों है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे आपकी डेविएशन को, ठीक है। तो डेविएशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। आपकी जो डेविएशन है ना 2 तरीके से हो सकती है। आपने अपने आप को 70 मार्क्स का टारगेट किया, एक तरफ तो आपके आ रहे हैं 45 मार्क्स, एक तरफ आ रहे हैं आपके 65 मार्क्स। अगर डेविएशन माइनर है, 5 नंबर की डेविएशन है, क्या 5 नंबर कम लेके आ गए, या मैं कहूँ आपके 68 मार्क्स आ गए, 1-2 नंबर की डेविएशन आ गई,
ये कौन सी है? माइनर डेविएशन विच कैन बी इग्नोर्ड। आप क्या सकते हैं, कोई बात नहीं, शायद थोड़ी सी कमी रहेगी थी, बाकी मतलब आपने अपने टारगेट की तो पास आके रुकते हो, यानी कि आपने माइनर डेविएशन करी है, उसे आप इग्नोर कर सकते हो, उसके लिए इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं। अगर आपने 70 का टारगेट रखा है, 68 आएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, थोड़ा बुरा लगे पर इतना नहीं लगेगा जितना आपके 45 मार्क्स आने पे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सी डेविएशन है? क्रिटिकल डेविएशन है। ये क्या है? क्रिटिकल डेविएशन है व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। Okay, there are two techniques of analyzing deviation। दो टेक्निक्स हैं जिससे हम डेविएशन को एनालाइज कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो दो डेविएशन? सबसे पहली टेक्निक जो आती है यहाँ पे, सबसे पहली टेक्निक वो होती है हमारे पास क्रिटिकल। किसी बच्चे की ख्वाहिश ही थी कि एक कलर आई जाए, है ना। चलो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यार, चलो बाय करो, आज किसी को ब्लैक से पढ़ना ही। ओके, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सबसे पहला वे है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जहां से हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं। दो केसेस बना के समझाता हूं अच्छे से। पहला केस देखो इसके अंदर, ठीक है। केस नंबर 1, पहला केस लेके देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम दूसरा केस लेंगे, केस 1 और केस 2। मैं कहता हूं आपकी कंपनी है, ठीक है। आपकी कंपनी के अंदर एक है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक तरफ है आपका पोस्टल डिपार्टमेंट, नहीं कह सकते वैसे इस फॉर्म के अंदर, पर हम ये कह सकते हैं कि जहां से मतलब जो आपके गुड्स हैं ये शिफ्ट किए जाते हैं, इसे हम पोस्टल डिपार्टमेंट कह देते हैं। ये दो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों ही डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपए से बढ़ गई है। दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आपकी कॉस्ट क्या हो गई है? 10 रुपए से बढ़ गई है। हम यहाँ पे एक एजम्पशंस लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करके लेके चल रहे हैं? एग्जाम्पशंस लेके चल रहे हैं कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी 10 रुपए से जो कॉस्ट बढ़ी है वो इज ड्यू टू इंक्रीज इन पोस्ट कॉस्ट, इज ड्यू टू इंक्रीज इन स्टैंड कॉस्ट, कह सकते हैं हम स्टैंड कॉस्ट। दो डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की मैंने, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक आपका पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट, दोनों के अंदर 10-10 रुपए से इंक्रीज हो रही है आपकी यूनिट। दोनों के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो कहां से इंक्रीज हो रही है? 10 रुपए से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो पोस्टल डिपार्टमेंट, वहां पे हम ये कह रहे हैं जब पोस्टल डिपार्टमेंट में जो चेंजेस आए हैं वो किस चीज के लिए वजह से आए हैं? वो इज ड्यू टू आपकी जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग है ना वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उनके जो चार्जेस हैं, जो कंपनी के चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं? इंक्रीज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट, दोनों के अंदर आपके क्या हुआ? आपकी चीजें आपके दोनों के अंदर आपकी 10-10 रुपए से आपकी प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब एक चीज बताओ, किसके अंदर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आएगा? यानी कि एक चीज मैं आपसे पूछूं कि कौन से डिपार्टमेंट आपका मेजर डिपार्टमेंट था और वहां पे कोई तकलीफ आने से आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा? आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा डिपार्टमेंट होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्रिटिकल पॉइंट ये कंट्रोल कहता है कि दो डिपार्टमेंट्स हैं और दोनों डिपार्टमेंट में सेम तरीके की डेविएशन आएगी, हम सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट की डेविएशन सॉल्व करेंगे? जो क्रिटिकल नेचर की होगी, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए इसके अंदर हम क्या कहते हैं, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेविएशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डेविएशन। इसके अंदर क्या कहते हैं? की फोकस ऑन द मेन एरिया व्हिच अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट में से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर कहते हैं अंडर दिस अप्रोच डेविएशंस ऑफ क्रिटिकल नेचर आर फोकस्ड इमीडिएटली। इसके प्रति जो भी डेविएशन जो क्रिटिकल नेचर की होती है, कौन सी नेचर की होती है? क्रिटिकल नेचर आर फोकस्ड इमीडिएटली। जैसे यहाँ पे आपकी डेविएशन थी, क्या होगी? क्रिटिकल नेचर की होगी, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है? मेन डिपार्टमेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंपैक्ट होता है। यहाँ पे आप कहोगे सर ये भी तो मेन इंपैक्ट हो सकता है, हालांकि इसके अंदर मैंने पहले कह दिया कि इसके अंदर आपकी जो कॉस्ट बढ़ी है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट की वजह से बढ़ी है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग थी, जो आप एक पर्टिकुलर कंपनी से करवाते थे, स्टैम्प कॉस्ट होगी, ये जो थी वो आपकी बढ़ चुकी है। अब पहली बात तो इस केस के अंदर मैनेजर का इस चीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर इट, नो कंट्रोल ओवर इट। मैनेजर का इसके प्रति कोई कंट्रोल ही नहीं होता, उस चीज को नहीं सुधार सकता, लेकिन मैनेजर हैज फुल कंट्रोल ओवर इट। मैनेजर को पूरा यहाँ पे कंट्रोल होता है।
ओके अब जैसे यहाँ पे मैंने केस यहाँ पे भी ले केस 2 लिया, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी ना आपकी 10 रुपए से इंक्रीज होगी, यहाँ पे आपकी पोस्टल कॉस्ट भी 10 रुपए से इंक्रीज होगी, ठीक है। कैन नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इमीडिएटली स्टेप्स नीड टू बी टेकन। आप इसे अफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इमीडिएट स्टेप्स आपको लेने ही पड़ेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं पोस्टल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय ₹10, इसे आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इट अकर रेयरली, क्योंकि होता है बहुत कम बार है आ रहा है। ओके रियली नहीं, बिकॉज इट अकर रेयरली एंड मैनेजर ओके एंड मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर इट, और मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ वैसे है इसके अंदर क्या कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है यहाँ पे। तो ये तो था आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब मैं आ जाता हूँ, अब आपको लेके चलता हूँ एक और कहानी के ऊपर। अब ये कहानी कौन सी हमारे पास, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस की कहानी। कौन सी कहानी है वो हमारे पास, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस की कहानी है। वापस एक नए पेज पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। अब कहानी नंबर 3, आज के दिन की 2 कहानी सुना चुका मैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी कहानी नंबर 3 के ऊपर। अब मैं आपको कहता हूँ वापस 2 केसेस लेके चलते हैं। वापस क्या लेके चलते हैं, 2 केसेस लेके चलते हैं। ये आगे आपके पास केस 1, ओके ये आपके पास केस 1 है, केस 2 है। इस बार मैं कहता हूँ कि यार आपको पिछली बार बड़ी दिक्कत आ गई थी ना, तो मैंने कहा इस बार आपने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट, और दोनों जगह मैं प्रोडक्शन कॉस्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए से इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 2 रुपए से इंक्रीज हो चुकी है। सर अब एक चीज आप लोगों से पूछता हूँ, ये जो मैं डेविएशन समझाने वाला हूँ, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस क्या होता है, एक बार के लिए छोड़ देना उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डेविएशन माइनर नेचर की है यानी कि छोटी सी डेविएशन है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 1-2 रुपए से बढ़ी है, क्या है माइनर डेविएशन, आप क्या कर दोगे उसे छोड़ दोगे। लेकिन आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ गई है, बड़ी डेविएशन है, क्या करोगे, पकड़ के रखोगे इसे। हम इसके अंदर क्या कहते हैं, मैनेजर इग्नोर द माइनर डेविएशन टिल अ सर्टेन डिग्री फॉर विच, ओके अब यहाँ पे सर्टेन डिग्री 2 रुपए तक आए कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक आए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसने 4 या 5 का आंकड़ा पार कर लिया, इसने 4 या 5 का आंकड़ा जो था वो उसने क्या कर दिया, पार कर दिया, मैनेजर आ जाएगा भागता भागता कि बॉस अब होगी बड़ी गलती हो चुकी है। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उसे इग्नोर करता है। मैनेजर शुड नॉट वेट। अब कंपनी का क्या मानना है, कंपनी कहती है कि मैनेजर जो है ना, हमारा मैनेजर साहब बड़े प्रीशियस है, शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी एंड कंसंट्रेट ऑन मेन मैटर्स। उन्हें मेन मैटर्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, ऐसे तुच्छी बातों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने जैसे कहा केस 1 लेके चलता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें आपकी इंक्रीज हुई 2 रुपए से, इसमें 10 रुपए से इंक्रीज है। इट कैन बी अवॉइडेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 2 रुपए से इंक्रीज हुई कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा। कैन नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज इट विल अफेक्ट द प्रॉफिट बाय ह्यूज अमाउंट। लेकिन अगर आपकी पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए से बढ़ गई है, सर बहुत बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, जल्दी फोकस कर लोगे। इतनी बात है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लिखने का सारा तरीका यहीं पे मिलेगा। एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब क्या क्या एडवांटेजेस होती है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की। सबसे पहले पॉइंट आता है यहाँ पे सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ मैनेजर, कि टाइम और एनर्जी जो होता है मैनेजर का उसे सेव करता है। मैनेजर फोकसेस ऑन इंपॉर्टेंट एरिया, मैनेजर जो है वो इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर फोकस कर देता है। माइनर डेविएशन, हम देखो जो 1-2 रुपए की जो डेविएशन आ गई, अब क्या जो एम्प्लॉयज है वो कहेंगे सर 1-2 रुपए की डेविएशन आ गई, मैनेजर क्या कहेगा तुम लोग देख लो। अब इससे क्या होगा, वो लोग देखेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस। क्या मिलेगा उन्हें, एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर माइनर डेविएशन आर सोल्ड बाय द सबऑर्डिनेट व्हिच गिव्स देम एक्सपीरियंस, उन्हें क्या मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये तो था आपका एनालाइजिंग डेविएशन। उसके बाद बहुत ही छोटे, अब बस वीडियो खत्म ही होने वाली है, चैप्टर मतलब खत्म ही होने वाला है, बस अब थोड़ा सा इंतजार हो। टेकिंग करेक्टिव मेजर, अब हमने देख तो लिया, भाव तो ली कि गलती क्या थी, उसके बाद हम क्या कहेंगे, हमने एनालाइज कर दिया डेविएशन को। अच्छा डेविएशन इस तरीके से थी, क्या क्या थी जिसके कारण थे, हमने सारी चीजें ऊपर देख ली। अब बारी है उसी डेविएशन को क्या करने की, सही करने की, टेकिंग करेक्टिव मेजर। अब इसके अंदर क्या होता है, अब देखो जैसे हमने कहा कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी बदली है तो अब क्या कहोगे, यार इसे ऐसे रहने दो, क्योंकि काफी बार क्या होता है छोटी सी सिचुएशन को करेक्ट करने के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। लेट द सिचुएशन रिमेन द सेम इफ द डेविएशन आर माइनर, अगर डेविएशन छोटी सी है सेम रहने दो। रीफ्रेम द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, आपकी फैक्ट्री पहले 12 घंटे चलती थी, आपने 3000 यूनिट्स का टारगेट दिया था, अगर आप 6 घंटे होगी कोविड की वजह से, और अगर आज भी आप अपनी फैक्ट्री को 3000 यूनिट्स का टारगेट देते हो आप अपनी फैक्ट्री को, तो क्या हुआ, आपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या मैच करेगी, नहीं करेगी। Reframe the policies according to the business environment.
टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, अब करेक्टिव मेजर्स के लिए क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा सेंडिंग एम्प्लॉयज फॉर ट्रेनिंग इन केस ऑफ इनएफिशिएंसी, आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पे भेज सकते हो अगर आपको लगे कि यार इन एम्प्लॉयज के अंदर कुछ ना कुछ या कॉस्ट ज्यादा ले रहे हैं या टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिपेयरिंग द मशीन इन केस ऑफ डिले, इन केस ऑफ डिले इज ड्यू टू मशीनरी, अगर आपकी मशीनरी खराब हो गई थी जिस वजह से काम नहीं कर पाए, आप क्या करोगे, मशीनरी को रिपेयर करवा दोगे। अब यहाँ पे हम दो डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं थोड़े, आपको लिखना नहीं है पर फिर भी बता देता हूं। अपर डिवीजन क्या होता है, डाउनवर्ड डिवीजन क्या होती है। इसके अंदर आपके स्टैंडर्ड्स डिवाइस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, आपके स्टैंडर्ड्स डिवाइस होते हैं, इसका पार्ट नहीं है ये अलग पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, आपके स्टैंडर्ड्स डिवाइस होते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपके यूनिट को टारगेट दिया गया था 1000 यूनिट्स का, ठीक है, आपकी फर्म ने बनाई 900 यूनिट्स, आपको लगा कि यार कुछ ना कुछ कमी है क्योंकि इन्होंने मेहनत पूरी करी है, या असम्पशंस हैं कि आपने मेहनत बहुत करी एम्प्लॉयज ने, एम्प्लॉयज सही तरीके से चले, सारी चीजें हुई है, फिर भी 900 यूनिट्स है, क्या दिक्कत होगी, बाहर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ गया, आप क्या कहोगे, चलो कोई बात नहीं, अपने टारगेट को रिवाइज कर दिया, आपने अपना जो 1000 यूनिट्स का टारगेट था उसे 925 कर दिया ताकि वो अचीव कर सके। दूसरे केस के अंदर क्या हुआ, आपके एम्प्लॉयज उसी तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन आपके यूनिट्स, आपके एम्प्लॉयज ने 1000 यूनिट्स करे थे, 1200 यूनिट्स में आप क्या कहोगे, यार इसने तो 200 यूनिट ज्यादा बना, आप क्या कहोगे, आपको जो आपका टारगेट है वो 1300 है, अचीव करोगे ना। अपर डिवीजन क्या होता है, परफॉर्मेंस इज हायर देन द स्टैंडर्ड सेट, उसे हम अपर डिवीजन कहते हैं। इफ द परफॉर्मेंस इज लोअर देन द स्टैंडर्ड सेट, हम उसे डाउनवर्ड डिवीजन कहते हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है, इसके बाद आपके चैप्टर का भी समाप्ति है। लास्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास कौन सा, फीडबैक। अब फीडबैक काफी सुना होगा, सिर्फ फीडबैक दीजिए ना हमारे प्रोडक्ट का। फीडबैक क्या होता है, यानी कि आपको हमारी प्रॉब्लम, यानी कि आपको हमारे प्रोडक्ट को देख के कैसा महसूस हुआ। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी तो फीडबैक होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो उसके अंदर कोई खराबी है, उसने उसे सही किया, उसके अंदर क्या हुआ, एक फीडबैक आ गया ना कि हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स का रीजन क्या होता है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करते हैं। फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स, यानी कि जब आप अपने करेक्टिव मेजर्स डिसाइड कर लो, आपने देख लिया कि बॉस उस गलती हुई, मशीनरी के अंदर खराबी आ गई, आपने उसे करेक्टिव मेजर्स के साथ मशीनरी को रिपेयर करवा के कर दिया। फीडबैक रिपोर्ट कब बनाया जाता है, आफ्टर सजेस्टिंग करेक्टिव मेजर्स के बाद बनाया जाता है। फीडबैक एक्ट एज अ बेस टू एस्टैब्लिश नेक्स्ट ईयर प्लान, जो अगले साल के जो आपके प्लान्स हैं उनके अंदर ये बेस की तरह काम करता है। बेस की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि इस साल जो गलतियां होगी, आपने क्या किया, आपने क्लास 12 के अंदर है, आपने क्लास 12 में कहा कि यार मुझे 95 अचीव करना है, इस साल मैं यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, आपने अपने आप को क्या किया, अपनी गलतियों से सुधारा, आपने क्या किया, उन्हीं गलतियों को एक बेस ही तो बनाया कि इस साल मुझे ये काम नहीं करने, ये भी तो एक बेस होता है, आपने बेस बनाया। Feedback report act as a base to establish next year plan. It consists of reasons of deviation and corrective measures adopted to correct the situation. इसके अंदर ये भी चीज आ जाती है कि बहुत गलती हुई कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे गलती का सुधार कैसे किया, और उस गलती के अंदर जो आपने सुधार किया उसे ब्रिंग ऑन, हम उसे ट्रैक पे कैसे लेके आए, सारी चीजें लिखी होती है ताकि हम अगले साल में अगर कोई नया मैनेजर भी आता है उसे भी पता चल जाए अच्छा इस कंपनी के एम्प्लॉयज किस तरीके के, उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो ये तो आपके पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, और इसी के साथ हम चैप्टर की भी समाप्ति करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड डोंट ट्रबल माता पिता भारत माता को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 407 सब्सक्राइबर 410 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, प्लीज अचीव करवा दीजिएगा। टिल देन जय हिंद गाइस।